हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसको लर्न करना है या फिर समझना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, procedures and objectives in order to make a company or organization more competitive। तो हमें गोल्स या प्रोसीजर्स या ऑब्जेक्टिव सेटअप करने हैं ताकि हम किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके, मतलब उनको उनके कॉम्पिटिटिव से एज मिल सके, एडवांटेज मिल सके। तो अगर ये डेफिनेशन याद करनी है ये वाली कर लो, नहीं ये वाली कर लो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द एनालिसिस, डिसीजंस एंड एक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब मेन पर्पस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? गोल्स वगैरह बना के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना। अभी एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एज अ डिसिप्लिन। जो बिजनेस पॉलिसी है वो डिसिप्लिन बना, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कहां से स्टार्ट हुआ बिजनेस पॉलिसी। तो सबसे फर्स्ट टाइम 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया कोर्स उनका मैनेजमेंट का, जिसमें उन्होंने ठीक है स्टार्टिंग में 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट का कोर्स। उसके बाद 1959 की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन हो गई बिजनेस पॉलिसी की इन अकेडमिक्स। तो अकेडमिक्स में बिजनेस पॉलिसी कंसीडर किया जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें 1969 में द अमेरिकन असेंबली ऑफ कोलीग्स स्कूल ऑफ बिजनेस, अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर बिजनेस स्कूल्स, मेड द कोर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी अ मैंडेटरी। फिर वो मैंडेटरी बन गया फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन। बट जो इंटीग्रल पार्ट है वो इन ईयर्स के बीच में बना, मतलब 1980 टू 2000 के बीच में बिजनेस पॉलिसी इंटीग्रल पार्ट बन गया मैनेजमेंट करिकुलम का। ठीक है। एंड द टर्म बिजनेस पॉलिसी हैज बीन यूज्ड ट्रेडिशनली अंटिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। अब इसकी जगह पे जो न्यू टाइटल्स हैं जो दिए जाते हैं बिजनेस पॉलिसी की प्लेस पर, वो कौन कौन से हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, पॉलिसी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस पॉलिसी। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में क्या होता था, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए वर्ड्स यूज किए जाते थे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग वगैरह। उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देन रिप्लेस कर दिया गया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ। एंड देन लास्टली जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये भी एवोल्यूशन का ही पार्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। देन उसके बाद हमने एवोल्यूशन में ये तो देख लिया कि कब कब स्टार्ट हुआ और कब तक जो बिजनेस पॉलिसी था वो एक डिसिप्लिन बन गया। ठीक है। और जो बिजनेस पॉलिसी है अब उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी या पॉलिसी से जाना जाता है। और अर्लियर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, देन लॉन्ग रेंज प्लानिंग, देन उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गया। देन उसको लास्टली रिप्लेस किससे कर दिया गया? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। उसके अलावा 4 पैराडाइम शिफ्ट हुए हैं जो किसने दी है? हॉफर ने दी है। तो पहला फेज है, दूसरा फेज है, तीसरा फेज है और चौथा फेज है। ठीक है। फर्स्ट में जो पैराडाइम है वो है एड हॉलिक पॉलिसी मेकिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको स्टिल लगता है कि आपका जो एवोल्यूशन है वो आपको ये कम लग रहा है डाटा, तो आप ये 4 पैराडाइम शिफ्ट याद कर सकते हो। पहला है पैराडाइम ऑफ एड हॉक पॉलिसी मेकिंग, दूसरा है प्लान्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, प्लान्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और तीसरा अगर हम बात करें ये है डिमांड फॉर अ क्रिटिकल लुक एट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ बिजनेस। तो थर्ड नंबर पे जो पैराडाइम दिया हॉफर ने वो ये था एवोल्यूशन का। और 1980s के बाद जो उसने पैराडाइम दिया उसमें क्या था? स्ट्रैटेजिक प्रोसेस ऑफ बिजनेस फर्म्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरल मैनेजमेंट। देखो यार, अगर सिंपली एवोल्यूशन आ जाता है, आप ये मतलब 4 डेट्स याद कर लो। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि पहले शॉर्ट टर्म प्लानिंग था, देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गया और लास्टली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन में, अगर एक्स्ट्रा करना है तो ये कर लेना। उसके बाद आपका टॉपिक है स्ट्रैटेजी एंड द क्वेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको मैंने बिगिनिंग में ही बताया कि स्ट्रैटेजी होता क्या है, कि बिजनेस में ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल सके। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेटर और एट लोअर कॉस्ट than its competitor is known as competitive advantage. This kind of advantage can boost a productive entity sale और प्रोवाइड विद सुपीरियर मार्जिन दैन इट्स कॉम्पिटिटर। तो आपको कॉम्पिटिटर से बेटर मार्जिन मिलेंगे और बेटर सेल्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग पॉटर ने या काफी सारे बंदों ने अपनी स्ट्रैटेजीज मॉडल दिए हैं जो हम आने वाली यूनिट्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है। एंड इसके लिए जो मेन 6 फैक्टर्स हैं जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, वो कौन कौन से हैं? मेन 6 फैक्टर्स वो है प्राइस में एडवांटेज, लोकेशन में एडवांटेज, क्वालिटी में एडवांटेज, सिलेक्शन, स्पीड एंड टर्न अराउंड। ये 6 फैक्टर्स याद कर लेना जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। प्राइसेस, लोकेशन, क्वालिटी, सिलेक्शन, स्पीड एंड टर्न अराउंड। अगर आप
मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिलेगा। दैट मीन्स क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इंक्रीज इन योर प्रॉफिट्स, इंप्रूव योर इन योर फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जो कमिटमेंट है टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू अटेन द गोल्स वो भी बूस्ट होने वाली है। उसके अलावा हेल्प्स इन असेसिंग द एनवायरमेंट बिफोर हैंड, increases participation of employees in goal setting, enhances the firm's ability to prevent from problems, improves employees understanding of the productivity reward relationship, reduces gaps and overlaps in activities among employees at their participation and clarifies the differences in their roles, resistance to changes is reduced। देखो सिंपली ये पॉइंट्स लर्न करने की नीड नहीं है। स्ट्रैटेजी एंड द कॉस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, इसका मतलब यही है कि स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाओ ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। उसमें जो एडवांटेज है वो 6 मेन कैटेगरीज या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें आपको एडवांटेज मिल सकती है, और बाकी आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि क्या क्या फायदे होंगे अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओगे। आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, आप गोल्स इजीली अचीव कर पाओगे। तो अपने पॉइंट्स आप अपने खुद बना सकते हो, ये डिक्टो लर्न करने की नीड नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री ओरिजिन ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो जो स्ट्रैटेजी है उसका जो ओरिजिन है ना वो कहीं ना कहीं मिलिट्री से रिलेटेड है। जो स्ट्रैटेजी टर्म है वो 18th सेंचुरी में आई थी और ग्रीक वर्ड पर बेस्ड है जिसका नाम है स्ट्रैटेजोस। क्या नाम है? स्ट्रैटेजोस। ठीक है, द स्ट्रैटेजी हैज अ बैकग्राउंड ऑफ मिलिट्री फॉर इट्स ओरिजिन एज वेल एज एवोल्यूशन। और इसके जो फादर है ईस्टर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी के, उनका नाम है सुन त्सु। ठीक है, सन त्सु, ये याद कर लेना, ये फादर है। अगर कुछ लिखना पड़ गया तो ये वर्ड लिख देना। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वॉर टेक्टिक्स पर, और द चाइनीज, जापानीज, कोरियन एंड Vietnamese historical and modern war tactics are influenced by him। तो मेन जो फादर है ईस्टर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी के वो है सुन त्सु। ठीक है, इनका नेम याद कर लेना। नेक्स्ट है, ये इजी टॉपिक है। देखो कंसेप्ट एंड करैक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो जो की करैक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के वो क्या है? देखो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। कैसी है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ऑनगोइंग इन नेचर है, डायनेमिक है रेदर देन स्टैटिक, oriented है to present as well as future, concerned with conditions both outside and inside the firm, concerned with performing well and satisfying stakeholders। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है बाय चांस तो वो क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? देखो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ऑनगोइंग इन नेचर है, डायनामिक है। ऑब्वियसली हम स्ट्रैटेजी आज की बनाएंगे और फ्यूचर के लिए बनाएंगे, तो ओरिएंटेड है टू प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। उसके अलावा हम इनसाइड और आउटसाइड कंडीशन सभी कंसीडर करते हैं और इससे सभी स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है, देखो मेन ना 2 तरह की स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट है हमारी बुक में। वो है, एक तो है रेड ओशन स्ट्रैटेजी, एक है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। थोड़ा सा हमें इसके डिफरेंस पता होना चाहिए। रेड ओशन स्ट्रैटेजी में क्या है, हम सेम मार्केट में लड़ते हैं, और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में हम एक तरह की न्यू डिमांड को क्रिएट करते हैं। जो रेड ओशन स्ट्रैटेजी है इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर रही होती हैं। और जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम न्यू मार्केट क्रिएट करें तो एक ही कंपनी डोमिनेट करती है उस न्यू मार्केट को। इसमें क्या है, हमारा मेन मकसद होता है हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है। इसमें कॉम्पिटिटर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो एक कंपनी है वही डोमिनेट कर रही है। तो कंपनी जो मेन फोकस करती है वो कोस्ट पर भी करती है, डिफरेंशिएशन पर भी करती है। कंपनी इसमें चूज कर सकती है कि वो कोस्ट में ऐसे बेनिफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रही है या डिफरेंशिएशन में। इसके बाद जो रेड वाली स्ट्रैटेजी है इसमें क्या होता है, मेक्स दम वैल्यू कोस्ट ट्रेड ऑफ, और इसमें क्या है, ब्रेक्स द वैल्यू कोस्ट ट्रेड ऑफ। इसमें क्या है, कैप्चर करते हैं हम न्यू डिमांड, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं एग्जिस्टिंग डिमांड को। इसमें हमारा फोकस होता है राइवलरीज, इसमें होता है फोकस ऑन द ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री। इसमें हमारा मेन मोटिव है प्रोवाइड करना बेटर सर्विसेज टू द बायर, और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में है रीडिफाइन द बायर ग्रुप। इसमें फोकस होता है करंट कस्टमर्स में, इसमें फोकस होता है न्यू कस्टमर में। इसमें मार्केट ऑलरेडी स्टैब्लिश होती है, इसमें हम न्यू मार्केट क्रिएट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एयर एशिया एयरलाइंस होगी, इसमें होगी नेटफ्लिक्स हो गया, iTunes हो गया। तो ये एक तरह से ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के एग्जांपल है। अब स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पर आ जाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन चैंडलर ने कैसे डिफाइन की है? स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज and adoption of the courses of action and allocation of the resources for carrying out these goals of the organization। देखो स्ट्रैटेजी क्या है, हमने लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, उसके बाद उनके रिगार्डिंग स्टेप्स लेने हैं और रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है कि जो हमने गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेटअप किए हैं हम उनको अचीव कर पाए। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी में बेसिकली 2 चीजें आ गई, एग्जामिनिंग द डायमेंशंस एंड डिफाइनिंग द क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पक्का ही पार्ट बनेगा। मिन्सेक के 5 पीज हैं स्ट्रैटेजी के, ये क्या है, मिन्सबर्ग के 5 पीज ऑफ स्ट्रैटेजी। तो इसमें 5 पीज क्या है, 5 पीज हैं तो पी से स्टार्ट होगा। 5 पी है प्लान करना,
प्लॉय करना, पैटर्न, पोजीशन एंड पर्सपेक्टिव। तो 5 पीस क्या है? प्लान, प्लॉय, पैटर्न, पोजीशन, पर्सपेक्टिव। प्लान मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी इन एडवांस, मतलब एडवांस में ही सोच लेना हमें क्या करना है, कैसे करना है। प्लॉय मतलब वन ऑफ द वेज टू आउटस्मार्ट द कंपटीशन सच एज पेटेंट्स वगैरह करा लेना, मतलब इस तरह का प्लॉट तैयार करना कि आपको जो एडवांटेज मिल जाए अपने कॉम्पिटिटर से, एक ऐसा तरीका सोच लेना जिससे आपको एज मिलेगा। पैटर्न मतलब सक्सेसफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द पास्ट कैन लेड टू द सक्सेस इन फ्यूचर, तो अपने पुरानी चीजों को देखिए, पैटर्न को समझना। पोजीशन मतलब अपनी ऐसी पोजीशन यूनिक मार्केट प्लेस में अपनी डोमिनेंस पोजीशन क्रिएट कर लेना। पर्सपेक्टिव मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड कलेक्टिव थिंकिंग ऑन द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन द कंपनी, तो पर्सपेक्टिव बना देना लोगों का रिगार्डिंग योर कंपनी। तो ये 5 पीज हैं, ये पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है, देखो लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 3 लेवल्स है स्ट्रैटेजी की। एक तो हो सकती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, एक हो सकती है बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक हो सकती है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट सबसे, मतलब उसके अंदर बिजनेस, बिजनेस के अंदर फंक्शनल। कॉर्पोरेट में क्या है? व्हाट बिजनेसेस आर वी इन। उसके बाद बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? हाउ डू वी कंप्लीट इन ईच ऑफ आर मेजर बिजनेस। और फंक्शन में स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर जितने भी फंक्शन आ गए, जैसे फाइनेंस का फंक्शन आ गया, ह्यूमन रिसोर्स का आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का आ गया, मार्केटिंग का आ गया, R&D का आ गया, वो सारे आगे फर्दर पार्ट। तो लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी में क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी भी हो सकता है या लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी भी। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है उसमें मेन हमारा मतलब मकसद क्या होगा कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, रिट्रेंचमेंट चाहिए, कॉम्बिनेशन, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। उसके अलावा बिजनेस स्ट्रैटेजी में हमें क्या 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 स्ट्रैटेजीज हो सकती है? कोस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी हो सकती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, फोकस स्ट्रैटेजी हो सकती है, बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी हो सकती है। फंक्शनल में वही जितने भी फंक्शन है, बेशक वो प्रोडक्शन का हो, HR का हो, फाइनेंस का हो या मार्केटिंग का हो। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो छोड़ के जा ही नहीं सकते, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। अगर इनकेस हमें कोई आंसर नहीं भी आ रहा है, वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस आ सकता है, क्योंकि इससे ही सारी चीजें बेस्ड हैं और आने वाले सारे यूनिट्स इसी पर ही बेस्ड हैं। देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करनी है हमें, तो सबसे पहले हमें एनवायरमेंट को एनालाइज करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? एनवायरमेंट को एनालाइज करना, इंटरनल एनवायरमेंट एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। उसके बाद हमें एस्टैब्लिश करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या डायरेक्शंस है। थर्ड स्टेप में हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, फोर्थ में स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और फिफ्थ स्टेप में स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करेंगे। ये स्टेप्स, ये जो स्टेप्स हैं 5, हमें लर्न करके जाना है। पहला, हम सबसे पहले क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद एस्टैब्लिश करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शंस क्या है, मतलब हम अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल सब क्लियर कर देंगे कि हमें करना क्या है। उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बनाने के बाद ही इंप्लीमेंट करेंगे ना, उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है परफॉर्मिंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हमने सबसे पहले अपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको क्या करना है? एनालाइज करना है। तो द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट encompasses all the internal and external factors that can influence the progress towards the attainment of the organizational objectives। तो जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे इंफ्लुएंस डालते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं, हम उन सबको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली हमें किन फैक्टर्स को एनालाइज करना है? 2 फैक्टर्स, कौन कौन से? एक तो हो गया एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस और एक हो गया इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। एक्सटर्नल में क्या क्या हो सकता है? द मैक्रो एनवायरमेंट, द माइक्रो एनवायरमेंट एंड द रेलिवेंट एनवायरमेंट। तो इसमें जो बहुत सारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो सकती हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग की, वो क्या हो सकती है? पेस्ट एनालिसिस हो सकती है, पॉटर के जो 5 फोर्सेस एनालिसिस है वो हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो सकती है, या फिर EFAS एनालिसिस हो सकती है, जिसकी फुल फॉर्म है द एक्सटर्नल फैक्टर्स एनालिसिस स्टेटमेंट। उसके बाद है इंटरनल एनवायरमेंट एनालिसिस। हमने एक्सटर्नल तो स्टेट कर लिया ना कि बाहर क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं हमारे बिजनेस को। उसके बाद हमें अपने अंदर भी देखना है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो इंटरनल एनवायरमेंट एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनकम्पासेस ऑल द कॉर्पोरेट की क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या कंपिटेंसीज हैं या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। हमें ऑर्गेनाइजेशन की स्वॉट एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। उसके बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्शन है उसको एस्टैब्लिश करेंगे, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, विजन है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब समझेंगे। उसके बाद हम फॉर्मुलेट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को हम बनाएंगे। तो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली, तो हमें सारी चीजें समझनी है। क्या समझना है? क्रिटिकल क्वेश्चन एनालिसिस समझना है, स्पॉट एनालिसिस समझना है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ समझना है, शेयर मैट्रिक्स समझना है, जनरल इलेक्ट्रिक
मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो मैट्रिक्स समझना है। अब इतने सारे नाम देखिए हमें डर नहीं जाना, क्योंकि आने वाले यूनिट्स में हमने ये सब डिटेल में पढ़ना है। तो फॉर्मुलेशन में आगे जो हम जितने भी मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे वो सारा फॉर्मुलेशन का पार्ट है। उसके बाद जब हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली देन हम उस स्ट्रैटेजी को क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, जो भी हमने सोचा है इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, हमने उस स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करना है, मतलब देखना है कि वेदर जो हमने स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए थे हम उन पे खड़े भी उतर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं उतर पा रहे तो कुछ चेंजेस करने की नीड है या नहीं, तो उसमें चेंजेस कर देंगे। देन दिस इज द लास्ट स्टेप। बाकी यूनिट 2 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन या मोरल बूस्ट होता है कि और अच्छा कंटेंट बनाने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। और जो यूनिट 2 है वो अभी शॉर्टली दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा, और एक इसका ना प्लेलिस्ट भी बन जाएगा जिसमें चारों यूनिट्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो जाएंगी। और एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन कर जाना, इससे आपका सारा एग्जाम आ जाएगा, आपको सारा मतलब अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे।